गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10 के साइंस विषय के लेसन 1 जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के प्रश्न उत्तर देखेंगे। ये वीडियो है पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। पहले तो समझना होगा वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं और संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया उसे कहेंगे जब एक अभिकारक अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और संयोजन अभिक्रिया दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके एकल उत्पाद या सिंगल उत्पाद का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे समीकरण दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए संयोजन अभिक्रिया। देखिए दो अभिकारक हाइड्रोजन और क्लोरीन यहाँ पे अभिकारक है जो आपस में अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण कर रहा है जो खुद में एक सिंगल उत्पाद है। ठीक है, और वियोजन अभिक्रिया सिंगल उत्पाद सिंगल अभिकारक जो अभिक्रिया करके किसमें अभिक्रिया करेगा, ये कर रहा होगा या सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करेगा। वियोजन अभिक्रिया कहाँ पे होगा? सूर्य के प्रकाश में होगा, उष्मा में होगा या विद्युत अपघटन में होता है। ठीक है, के साथ होता है और हाइड्रोजन और क्लोरीन में अपघटित हो जाता है। वियोजन मतलब अलग हो जाता है। चलिए इसका लिखित आंसर देखते हैं। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक, देखिए यहाँ पे लिखा अभिकारक क्या होता है? अभिकारक विघटित यानी टूटता है होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर संयोग, सहयोग नहीं संयोग यहाँ पे होगा, क्या होगा? संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है या एकल उत्पाद बनाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पे देखिए इसका रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है और इसको पूरी तरीके से संतुलित किया हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उन वियोजन, वियोजन मतलब क्या था? अभी बताए थे अलग हो जाता है। सिंगल अनुपात सिंगल अभिक्रिया, सिंगल अभिकारक अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक उत्पाद में विघटित हो जाता है या टूट जाता है या अलग हो जाता है, जो भी बोल सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं। वियोजन, उन वियोजन अभिक्रिया के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें उष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। मतलब बताएं ना, इससे पहले वाले समीकरण बताएं कि वियोजन अभिक्रिया कब होगा? जब उसमें उष्मा के साथ उसको अभिक्रिया कराया जाएगा या प्रकाश के साथ या विद्युत के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा तो वो दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा, क्या करके? विघटित होके। ठीक है, तो उसी का एक एक क्या यहाँ पर एक उष्मा का लेके एक उदाहरण देना है, एक प्रकाश का लेके उदाहरण देना है, एक विद्युत का लेके एक उदाहरण देना है। चलिए देखते हैं। उष्मा के रूप में जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हम उष्मा देते हैं या फिर हीट करते हैं तो वो क्या करके अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट उष्मा के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, ये इसका एक उदाहरण है उष्मा के साथ। और देखिए ऊर्जा के प्रकार के रूप में लिखते हैं। जैसे सिल्वर ब्रोमाइड को हम लोग प्रकाश का ऊर्जा देते हैं, यानी सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम लोग सूर्य की रोशनी में रखते हैं तो वो सिल्वर प्लस ब्रोमीन के रूप में टूट जाता है। ठीक है, विघटित हो जाता है। और ऊर्जा विद्युत के रूप में जब जल को हम लोग विद्युत दे दे, विद्युत के साथ जल को अभिक्रिया करते हैं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो ये इसका सभी का रासायनिक समीकरण और एग्जाम्पल दिया हुआ है और साथ ही ये पूरी तरीके से संतुलित किया हुआ है। ठीक है, जैसे एक को देखते हैं, जहाँ पे देखिए Ag, यहाँ पे एक था पहले, यहाँ पे भी एक था, Ag का कोई दिक्कत नहीं था। ब्रोमीन को देखते हैं, ब्रोमीन यहाँ पे एक है, इधर देखिए इधर दो था, दो है।
दो है तो जैसे ही ब्रोमीन दो है तो यहाँ पे ब्रोमीन को दो करना पड़ेगा, तो Ag के आगे दो लगा दिए तो ब्रोमीन के साथ साथ सिल्वर भी दो हो गए, तब सिल्वर को दो करने के लिए यहाँ पे दो लगा देंगे तो ये पूरी तरीके से संतुलित हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं और एक इसी को संतुलित करते हैं अलग से साइड में। ठीक है, जब सिल्वर ब्रोमाइड को प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है तो ये सिल्वर प्लस ब्रोमीन में टूट जाता है या विघटित हो जाता है। अब इसको संतुलित कैसे करेंगे, यहाँ देखते हैं Ag एक है, इधर भी Ag एक है, इधर देखते हैं ब्रोमीन एक, लेकिन यहाँ पे देख रहे ब्रोमीन दो है, तो ब्रोमीन दो करने के लिए दो लगा देंगे यहाँ पे आगे। जैसे ब्रोमीन दो हो गया लेकिन उसके साथ साथ Ag भी दो हो गया, तो इधर Ag को भी दो करने के लिए यहाँ भी दो लगा देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं का समीकरण लिखना है, समीकरण भी लिखना है। ठीक है, तो पहले देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो वह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरीन का एक यौगिक है, उससे क्या करता है, मैग्नीशियम जो है हाइड्रोक्लोरीन के एक यौगिक से हाइड्रोजन को अलग कर देता है, देखिए, और खुद क्या क्लोरीन के साथ मिलकर मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, यानी विस्थापित हो जा रहा है। विस्थापन का मतलब है विस्थापित हो जा रहा है। जैसे यौगिक से देखिए हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया और खुद मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ एक यौगिक बना लिया। ठीक है, इसमें यह चीज भी होता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोजन को विस्थापित कैसे कर पा रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन को विस्थापित इसी कारण कर पा रहा है क्योंकि मैग्नीशियम जो है हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील तत्व है। ठीक है, कम रहता तो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता। अब देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग तत्व या तत्व के समूह यानी यौगिक का आपस में आदान प्रदान होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे देखिए यौगिक है पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड को जो आप जब आपस में अभिक्रिया कराया जाता है तो पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड का निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ पे के क्या किया, के जो है बेरियम को विस्थापित कर दिया और खुद आयोडीन के साथ एक यौगिक बना लिया। के बेरियम को विस्थापित करके आयोडीन के साथ अब यौगिक बना लिया और क्या बनाया, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, और यहां देखिए ये बेरियम क्या किया, ये बेरियम पोटेशियम को विस्थापित किया और खुद बेरियम ब्रोमाइड का निर्माण किया। यहाँ पे देखिए वही चीज लिखा हुआ है। ठीक है, और ये पूरी समीकरण पूरी तरीके से संतुलित किया हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिल्वर के शोधन, शोधन का मतलब हो गया शुद्ध करना, कोई भी चीज को शुद्ध करना कोई हम लोग शोधन बोलते हैं। सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है, मान लीजिए सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है, उसमें हम लोग कॉपर मिला देंगे तो उससे क्या होगा, कॉपर नाइट्रेट का एक यौगिक बन जाएगा और सिल्वर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वही चीज लिखा हुआ है, जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर मिलाया जाता है तो यह सिल्वर को विस्थापित कर देता है क्योंकि कॉपर सिल्वर से अधिक अभिक्रियाशील होती है। यहाँ पे देखिए उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, समीकरण लिखा हुआ है, रासायनिक समीकरण। जब Ag नाइट्रेट के विलयन में कॉपर को मिला देते हैं या कॉपर के साथ अभिक्रिया कराते हैं, मिला देते हैं तो दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, और Ag अलग हो जाता है जिससे हम लोग शुद्ध रूप में Ag यानी सिल्वर प्राप्त होता है। ठीक है, शुद्ध रूप में। और ये किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, देखिए यहाँ पे विस्थापित हो रहा है, कॉपर क्या कर रहा है, सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को विस्थापित कर रहा है और खुद कॉपर नाइट्रेट का यौगिक बना रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहेंगे, किस प्रकार की अभिक्रिया है ये
विस्थापन अभिक्रिया है। इस प्रकार की अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। देखते हैं, चलिए। जब दो विलयनों को मिलाया जाता है, मतलब दो विलयन, जैसे कोई ए वो भी एक विलयन है और बी भी एक विलयन है जो द्रव अवस्था में है, तरल अवस्था में, और उनकी अभिक्रिया से श्वेत रंग का एक पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर लिया तो एक सफेद कलर का पदार्थ प्राप्त होता है, जो क्या होता है, जल में अविलय होता है। जल में अविलय होता है, मतलब उसको जल में घोलिएगा तो वो घुलेगा नहीं। वही चीज लिखा है, जो जल में अविलय होता है, इस अविलय पदार्थ को अवक्षेपण कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेपण का निर्माण होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही चीज दिया हुआ है। जब एक उदाहरण बोला है, उदाहरण देकर समझाइए, यानी उदाहरण दिया है, जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो यह बेरियम सल्फेट और NaCl का निर्माण करता है। तो इसमें से NaCl तो हम लोग सभी जानते हैं, ये जल में क्या है, घुलनशील है, यह जल में विलय है। जल में घोलिएगा तो ये घुल जाएगा, यानी जल में विलय है। मतलब अवक्षेपण क्या होगा, ये होगा, क्या होगा, बेरियम सल्फेट। क्या, बेरियम सल्फेट, जो क्या सफेद कलर का होगा, सफेद रंग, और जो जल में अघुलनशील। इसी को हम लोग अवक्षेप कहते हैं। और जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसी को हम लोग बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए दो दो उदाहरण भी देना है। मतलब कोई पदार्थ है जिस कोई अभिक्रिया हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, कभी ऑक्सीजन जुड़ रहा है या कभी ऑक्सीजन उससे अलग हो रहा है। ठीक है, तो उसके आधार पर दो दो उदाहरण देना। जैसे उपचयन, उपचयन उसी कहेंगे जो जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा। उपचयन किसे कहेंगे, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, O2 जुड़ेगा। और अपचयन किसे कहेंगे, जिसमें ऑक्सीजन यानी O2 अलग होगा। मतलब जैसे कोई A जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके AO का निर्माण कर रहा है। मतलब देखिए यहाँ पे A का क्या हो रहा है, अभिक्रिया के बाद, ऑक्सीजन की अभिक्रिया के बाद A जो है O के साथ जुड़ रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। मतलब इसे क्या कहेंगे, इसे उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, और जैसे यहाँ पे AO को देखे, जब B के साथ अभिक्रिया कराएं तो ये क्या बन गया, A प्लस BO। मतलब देखिए यहाँ पे AO B से अभिक्रिया करने के बाद ऑक्सीजन का हानि हो रहा है। ठीक है, A के लिए, A के सापेक्ष में ऑक्सीजन का हानि हो रहा है, तो इस अभिक्रिया को बोलेंगे अपचयन। वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, उपचयन वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी तत्व में ऑक्सीजन का संयोजन या वृद्धि या हाइड्रोजन का हानि होता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है, या वियोजन उसको बोलते हैं। ठीक है, वियोजन होता है उसे हम लोग बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें देखिए, यहाँ पे भी देखिए उपचयन में क्या हो रहा है, कॉपर से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है। यहाँ पे दूसरा में देखते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो मतलब ये दोनों अभिक्रिया में क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। किसका उपचयन है, यहाँ पे कॉपर का उपचयन हो रहा है और यहाँ पे हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। अब देखते हैं अपचयन।
वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी तत्व में ऑक्सीजन का ह्रास या हानि या हाइड्रोजन का संयोजन या वृद्धि होती है उसे हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए जिंक ऑक्साइड को जब कार्बन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। मतलब यहाँ पे देखिए जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड का अपचयन हुआ। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया के बाद जिंक ऑक्साइड के साथ जिंक ऑक्सीजन जो है हट गया और जिंक का बस निर्माण हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कॉपर ऑक्साइड के साथ भी वही हुआ। जब हाइड्रोजन के साथ कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ जब अभिक्रिया कराया गया तो कॉपर प्लस H2O का निर्माण हुआ। मतलब कॉपर ऑक्साइड के साथ देखिए यहाँ पे अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन अलग हो गया। ठीक है, या ऑक्सीजन का हानि हुआ। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। इसमें पूछ रहा है कोई एक तत्व है जिसका नाम बताना है, जिसको हम लोग वायु की उपस्थिति में अगर जलाते हैं या गर्म करते हैं तो वो काला रंग का हो जाता है। ठीक है, तथा इस तत्व के X एवं उस काले रंग के यौगिक, यानी तत्व का नाम बताना है और उस काले रंग के यौगिक जो बनेगा उसका नाम भी बताना है। ठीक है, उस यौगिक का नाम भी बताना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। जैसे हम लोग देखिएगा, जैसे कॉपर को हम लोग जैसे गर्म करते हैं तो वो काला पड़ जाता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे पूछा हुआ है। उस तत्व का नाम क्या है, कॉपर है। और जो काला होकर जलने के बाद क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो यहाँ वही चीज पूछा गया है। भूरे रंग का चमकदार तत्व कॉपर है जो वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड नामक काले रंग की यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखिए कॉपर को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करता है। यही कॉपर ऑक्साइड जो है काले रंग का होता है, काला रंग का यही होता है। ठीक है, आप पूछेगा इसका प्रकृति बताइए, अम्ल हो क्षार है, क्या है, अम्ल या है क्षार है। कोई भी देखिए धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड बनाता है, जो किस प्रकृति का होता है, धातु ऑक्साइड हमेशा क्षारीय प्रकृति का होता है। जैसे धातु ऑक्साइड वो काला काला जो बना उसको अगर हम लोग जल में लेके घोलेंगे ना, और उसमें अगर क्या बोलते हैं उसको, लिटमस पेपर है ना, रेड लाल कलर का लिटमस पेपर, उसके अंदर अगर डुबेंगे तो वो लाल से क्या हो जाएगा, नीला में परिवर्तित हो जाएगा। और लाल को नीला में परिवर्तित कौन करता है, क्षार। तो इसी चलते ये क्षारीय प्रकृति का होता है। कौन, धातु ऑक्साइड। कोई भी धातु का ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है और अधातु ऑक्साइड हमेशा अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, ये जब हम लोग पढ़ेंगे अम्ल एवं क्षार और लवण, उसमें हम लोग अच्छे से सीखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग का खिड़की दरवाजा नया टाइम तो ठीक रहता है जब पेंट वेंट रहता है, लेकिन जब खरोच आके वो पेंट उजड़ जाता है या पानी लगता है तो पेंट हट जाता है तो वो धीरे धीरे जंग लग जाता है। ठीक है, तो फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, दोबारा से या फिर नया जब दरवाजा बन के आता है तो उसको सरस पत्ता से साफ कर लेते हैं और उसके ऊपर पेंट कर देते हैं। वो पेंट क्या करता है, लोहा को बाहर के वातावरण यानी हवा से या नमी युक्त हवा से हो गया, जल से हो गया, उसके संपर्क में एक संपर्क को, दोनों को संपर्क में आने से रोकता है। हवा जो है उसके ऊपर चादर की तरह काम करता है जो दोनों को मिलने नहीं देता है। ठीक है, वही कारण जिससे जंग लगता नहीं है। तो यहाँ वही चीज पूछा गया, लोहे की वस्तु पर पेंट करने पर वस्तु की ऊपरी सतह छुप जाता है। पेंट करते तो ऊपरी सतह छुप जाता है, वह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता, जिससे कि क्या होता है, लोहा वायु के साथ जो है सीधे संपर्क में नहीं आता, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता।
वही चीज है यहाँ पे। इस प्रकार हम लोहे की वस्तु को पेंट करके जंग लगने से बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे कुरकुरे खाते हैं, कुरकुरे कुरकुरे हो गया, चिप्स हो गया, बहुत सारा तेल, ये चीज जैसे जैसे किराना दुकान सब में मिलता है, तो वहां देखते हैं हवा भरा हुआ रहता है, प्लास्टिक में हवा भरा हुआ रहता है। कुरकुरे देखिएगा, बड़ा सा प्लास्टिक रहेगा, थोड़ा मोड़ा कुरकुरे रहता है। सबसे ज्यादा अफसोस कब लगता है? जब आप खाइएगा वो लेज, बड़ा सा पैकेट रहेगा, खोल के देखिएगा एक आलू का टुकड़ा नहीं रहता है वहां पे, मतलब 10 रुपया। तो वही चीज है, तो उसमें हवा भरा हुआ रहता है, वो हवा भरा रहता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्यों डाला जाता है उसमें? क्योंकि नाइट्रोजन जो है बाद बाकी जितना हवा है उससे कम क्रियाशील है। जैसे कोई भी चीज खराब कब होता है? जैसे हम लोग कोई चीज खाना बना लिए, खाना हो गया या आलू का कोई सब्जी अब्जी हो गया, तो वो हवा की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है और खराब हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है नाइट्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। ठीक है, तो उसी से बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो खाना में या फिर आलू के पैकेट में उसमें नाइट्रोजन गैस डाल देंगे, जिसमें क्यों नाइट्रोजन गैस क्यों डालेंगे? क्योंकि वो ऑक्सीजन से कम क्रियाशील है, इसीलिए डाला जाता है, ताकि वो जल्दी खराब ना हो और लंबे समय तक अच्छा रहे। तो यहाँ वही चीज लिखा हुआ, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से इसलिए प्रभावित किया जाता है ताकि उसमें उपचयन ना हो सके। उपचयन ना हो सके मतलब वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर अभिक्रिया ना कर सके। ठीक है, तो वही चीज इसमें पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इस सब्जेक्ट का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये सब्जेक्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। निम्नलिखित पदार्थों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। जैसे संचारण, संचारण का मतलब वही हुआ जंग लगना। ठीक है, और विकृत गंधिता, जैसे कि कोई खाना बनाते हैं एक दो दिन बाद, एक दो दिन का बाद क्या मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर खराब हो जाता है, गंदी स्मेल आने लगता है, तो वही हो गया विकृत गंधिता। तो चलिए देखते हैं संचारण किसे कहेंगे। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल हो गया, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, तब ये संचारित होती है और इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। ठीक है, धातु मतलब वही हो गया जंग लगना, जैसे एग्जाम्पल में लोहे में जंग लगना। अभिकृत गंधिता, उपचयित या ऑक्सीकरण, वही चीज बोले जैसे कि कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में खराब हो जाता है तो उसी को बोलते हैं, ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसको अपचयित बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज बोला गया है, उपचयित या ऑक्सीकरण पर तेल एवं वसा अभिकृत गंधित हो जाती है। क्या बोलता है? उपचयित या ऑक्सीकरण पर तेल एवं वसा विकृत गंधित हो जाता है, मतलब तेल और वसा के साथ जब ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो वो विकृत गंधित हो जाता है तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं, मतलब स्वाद भी खट्टा हो जाता है, स्मेल बड़ी गंदा आएगा। प्रायः तेलीय तथा वसा युक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं जिससे कि वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया ना कर सके। जैसे कि आलू के कुरकुरे के पैकेट में नाइट्रोजन गैस मिलाया जाता है जिससे उपचयन की प्रक्रिया ना हो तथा तेल एवं वसा युक्त पदार्थ जल्दी खराब ना हो जाए। ठीक है, जिससे कि वो कुरकुरे अधिक समय तक रहे, जल्दी खराब ना हो। एग्जाम्पल है चिप्स के पैकेट जो बताए, चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, लेज हो गया, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस का भरा होना भी चिप्स को उपचयन या ऑक्सीकरण होने से रोकता है। ठीक है, तो वही चीज है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग लेसन 2 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।